बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं, मैं हूं आपका मेजबान राजा असद अली खान। स्पोर्ट्स मैगजीन के प्रोड्यूसर हैं शाहरुख फखर, जबकि मुंसब आला हैं जनाब हिफ्जुर रहमान। आप जानते हैं कि पीएसएल बड़े जोरों शोर से जारी है। इसकी कामयाबी के बारे में हम बात कर सकते हैं, इसके कोई मनफी पहलू तो है नहीं। कुछ ऐसी बातें हैं जो क्राउड के ना आने से मुतल्लिक हैं, या कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि फलां प्लेयर इसमें है या नहीं है। ये बड़ी सानवी हैसियत रखती है। बात यह है कि पाकिस्तान के इमेज के नुक्ता निगाह से, कम्पिटिटिवनेस के नुक्ता निगाह से, प्लेयर जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो जो बात कर रहे हैं, इसमें जो मुकाबला है, जो मुसाबकत है टीमों के दरमियान, उसके मैयार की, तो वो सब मस्बत इशारे हैं। और फिर सबसे बढ़ के ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसमें रियासत के इदारे भी शामिल हैं, उन्होंने कामयाबी से अब तक इसका इनेकाद किया है। आप जानते हैं कि अब फाइनल फोर्स हैं, उनका सिलसिला शुरू हो जाए। जो टॉप की 4 टीमें हैं, जिसमें मुल्तान सुल्तान 14, पेशावर ज़ल्मी 13 और इस्लामाबाद यूनाइटेड 11 और क्वेटा ग्लैडिएटर 11, 4 की टॉप टीमें जो आपस में अब मैच खेल रही हैं। कल मुल्तान सुल्तान और ज़ल्मी के माबैन मैच हुआ, और आज जो है क्वेटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच हो रहा है। सूरत हाल दिलचस्प है बड़ी। हम जो मजमूई सूरत हाल है वो किसी ऐसी शख्सियत से ही उस पर बात कर सकते हैं जिनका ओवरऑल क्रिकेट का, खेलने का, खिलवाने का, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस हो। हमारे साथ मौजूद है जाने माने तजियाकार और साबिक टेस्ट सेक्रेटरी जनाब अदर खान। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, बड़ा अच्छा बयान रहा मेरे ख्याल में जो मैंने बातें बताई। आपके ज़हन में इसके कुछ मस्बत या कुछ ऐसे पहलू हो जिनमें हमें कुछ कमजोरी नजर आई हो इस पीएसएल के इनेकाद के हवाले से? राजा साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और अगर आप मुझे कुछ लम्हे देंगे तो मैं ना आपको इसका एक ब्रीफ रिज्यूमे जो है ना वो आप दे सकूंगा। वो ये है कि जब पीएसएल शुरू हुआ ना, तो जो टाइमिंग थी ना, मेरा ख्याल है कि वो इतना कॉरेस्पॉन्ड नहीं करती थी, क्योंकि एक पाकिस्तान में इलेक्शन की धूम थी और बहुत सारा एक्टिविटीज जो थी वो इलेक्शन की तरफ मुतवज्जे थी। उसके बाद आप देखें कि फिर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन आ गई, फिर असेंबलीज की फॉर्मेशन आ गई। तो जो एक लोगों की जो दिलचस्पी थी ना, वो बड़ी ही माइन्यूटली अगर आप उसको ऑब्जर्व करें ना, तो वो डिवाइडेड थी। तो उससे क्या हुआ कि जो एक दिलचस्पी थी, अगर आप लाहौर और मुल्तान को लें तो यहाँ पर तो बड़ी कामयाबी के साथ था ये पीएसएल जो ये मुनक्कद हुई। मगर अगर आप, और रावलपिंडी में भी क्राउड की पार्टिसिपेशन बहुत शानदार थी, मगर सबसे डिसअपॉइंटिंग जो हमें चीज नजर आई वो कराची में लोगों का मुतवज्जे ना होना और ग्राउंड में जाकर मैचेस ना देखना और अपनी पसंदीदा टीम को बकापता करना, ये चीज जो थी ना, ये सबसे ज्यादा ऐसा मरहला था, क्योंकि बहुत सारे नकाद जो थे क्रिकेट के और पंडित जो थे, उन्होंने ये कहा कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपने प्ले ऑफ भी कराची में रख लिए हैं, आपने इनिशियल जो टूर्नामेंट के मैचेस हैं वो भी कराची में रख लिए हैं। तो इससे क्या जाहिर हुआ कि अगर लोग नहीं आते तो वो जो एक चार्म, एक इंटेंसिटी, एक लोगों की पार्टिसिपेशन होती है अपनी फेवरेट टीम के लिए ना, तो वो प्लेयर भी कुछ मान पड़ जाते हैं। उनकी भी जो पार्टिसिपेशन है ना, वो ये देखते कि क्राउड तो आया नहीं, तो उनको बकअप करने के लिए उनके पसंदीदा जो खिलाड़ी हैं उनको बकअप करने के लिए लोग मौजूद नहीं है। ये जो आप बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ी सी बात मैं और ऐड कर दूं कि कराची मुय्यद है नाइट क्रिकेट का, वहां पे रात जो है वो जागती है। ये हैरानकुन बात है कि लोग टर्न आउट नहीं हो रहे। इतने बड़े शहर पे लोगों का ना आना स्टेडियम में, वो गौरतलब बात है। उस पर मेरे ख्याल में पीसीबी को कुछ इकदाम करने होंगे मैच की क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ दूसरे भी तरीके देखने होंगे कि लोग आ क्यों नहीं रहे, क्या वजह है? राजा साहब, इसकी वजह एक और भी हो सकती है कि कराची किंग की परफॉर्मेंस जो थी ना, उस पर ह्यूज क्वेश्चन मार्क था। और एक लोकल टीम, जिस तरह आपने लाहौर कलंदर को देखा कि लाहौर में वो 6 मैचेस हारे हैं, मगर क्राउड की पार्टिसिपेशन तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थी, फुल हाउसेस गए हैं। जबकि टीम हार भी रही थी, मगर लोगों ने अपनी जो लोकल टीम है उसको बहुत बहुत उम्दा तरीके से पार्टिसिपेट किया। हमने देख लिया ये कप्तानी भी मैटर करेगी आने वाली क्रिकेट में क़यादत के पॉइंट ऑफ व्यू से। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कुछ ऐसे सिग्नल्स, उन्होंने ऐलान तो नहीं किया,
उन्होंने मुलाकात की है बाबर आजम से, और ये भी कहीं मीडिया में आ रहा था, वो मुसद्दका या गैर मुसद्दका है कि वो बाबर आजम को लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर समझते हैं। अब हमने कप्तानी देख ली एक बार, तो फिर जब हमने डिजास्टर स्टोर देखा ऑस्ट्रेलिया का भी, न्यूजीलैंड का भी, व्हाइट बॉल का भी, रेड बॉल का भी, तो वो जो दोनों कप्तान हैं, आप क्या समझते हैं उनके लिए आने वाला वक्त जो है मुश्किल वाला होगा क़यादत के पॉइंट ऑफ व्यू से? राम साहब देखें, अगर आपने डिसीजन लिया था कप्तानी का, तो क्या उसमें कोई सोच विचार जो थी वो मुहित थी, उसको आपने बड़ा गौर व से देखा कि हम अगर टेस्ट का कप्तान चेंज कर रहे हैं और हम T20 का कप्तान चेंज करने लगे हैं, तो क्या ये हमारे आने वाले वक्तों में ये बेहतर होगा? अगर इसके ऊपर आपने डिस्कशन नहीं की, इसको बड़ा माइन्यूटली नहीं लिया और सिर्फ आपने फिलिंग द ब्लैंक्स कर दिए, तो अगर आप एक कैप्टन को एक सीरीज के लिए बनाकर 10 मैचेस में उसको चेंज कर देते हैं, फिर उसके बाद T20 के कैप्टन को चेंज कर देते हैं, तो ये तो इसका मतलब है कि 2 wrongs do not make 1 right। हम जो बैटिंग परफॉर्मेंस है जो कि ज़रा आप अपने बैट्समैन रहे हैं, इसमें एज एक्सपेक्टेड टॉप पर हैं, जो फाइनल से पहले 498 रन बनाकर बाबर आजम, बिसाइड दिस रिजवान विद 366। फिर मैं उस्मान खान के बारे में भी आपसे पूछूंगा कि क्या आपकी इस नौजवान से बहसियत सेलेक्टर या जूनियर सेलेक्टर किसी सूरत में इससे लाइज ऑन रहा है? अगर नहीं भी रहा तो आपने इसको कैसे देखा? और जो मैंने दो बड़े बैट्समैन जिन्होंने ऊपर बहुत ज्यादा रन बनाए हैं, बाबर और रिजवान, उनकी इनिंग्स जो है वो आपको कैसी लगी? बाबर की एक चैलेंज है राजा साहब, वो चैलेंज है एज ए कैप्टन, क्या वो पेशावर ज़ल्मी को अपना टाइटल जिताने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते? ये उनकी किटी में ना एक्स्ट्रा उनके बॉक्सेस में वो टिक करेंगे अगर वो एज ए कैप्टन आपकी टीम को, पेशावर ज़ल्मी को जिताने में कामयाब होते हैं। मोहम्मद रिजवान हैज बीन ए वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मर। वो आप देखें कि उन्होंने हमेशा मुल्तान सुल्तान का वो जो वक्त उन्होंने कराची किंग में गुजारा, उसके बाद उन्होंने जब मुल्तान सुल्तान ज्वाइन की तो वो बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई उनकी क्रिकेट में और वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने लगे एज ए विकेट कीपर, एज ए बैटर और एज ए कैप्टन ऑल्सो। तो उसके बाद आपने अभी उस्मान खान की बात की, तो ही इज बीन अ मार्वलस परफॉर्मर। उसका 2 सेंचुरी की है, सेंचुरी करने के साथ उसने अपनी क्रिकेटिंग अचीवमेंट और एबिलिटी और अपनी नेवर डे डाई एटीट्यूड और उसने जिस तरह परफॉर्म किया है, उसने एक मैसेज क्लियर दिया है कि मैं तो प्रोडक्ट था पाकिस्तान का, मगर आपने मुझे यहाँ पर नहीं रखा, मैं यूएई में चला गया हूँ, उसका नेशनल बन गया हूँ। तो देखे मैंने कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अच्छा खान साहब, मैंने उसामा मीर को यहाँ लाहौर में जो क्रिकेट लीग होती है उस पर कमेंट्री के दौरान देखा, मुझे ये बड़े अच्छे क्रिकेटर नजर आए, बड़े अच्छे बॉलर नजर आए, बैट्समैन भी बड़े उम्दा हैं। वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस को इतनी काबिल जिक्र नहीं रही, ये महंगे भी रहे, इनको ज्यादा विकेटें भी नहीं मिली, लेकिन मुझे लगता है कि इस लेवल पर भी जाकर लोग इंटरनेशनल लेवल पर भी जाकर इंप्रूव कर जाते हैं, एक्लेमेटाइज कर जाते हैं। आपको लग रहा है कि अब इनका आगे फ्यूचर है व्हाइट बॉल क्रिकेट में? और जिस तरीके से इस वक्त तो टॉपर है विद 21 विकेट्स, बिसाइड इनके पीछे मोहम्मद अली का भी मैं खासतौर पर पूछूंगा। मुझे तो इनकी गेंद में बड़ी काट, बड़ी स्विंग और बड़ी अच्छी लाइन नजर आई है एज फार एज व्हाइट बॉल क्रिकेट इज कंसर्न। और फिर अगर अबरार की बात कर लें, वो तीसरे नंबर पर है, और ये सारे जो चौथे पांचवें नंबर तक हैं, इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, रसल अली हैं। वो तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपने किया, वाह वाह, मजा आ गया। वो इसलिए कि उसामा मीर जब भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा ना, इज बीइंग एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर। अच्छा, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं ना, तो आपको अपनी गेम में निखार लाने के लिए आपको उस लेवल पर परफॉर्म करना पड़ता है। अगर आप वहां पर परफॉर्म नहीं करते तो इसका क्या मतलब लिया जाता है कि आयर यू वर नॉट गुड इनफ टू बी ए इंटरनेशनल प्लेयर, ए व्हाइट बॉल प्लेयर और अ टेस्ट क्रिकेटर। तो अगर वहां पर आप स्ट्रगल करते हैं, वहां पर परफॉर्म नहीं कर सकते, आपकी बॉलिंग में जो काट है वो नजर नहीं आती, इसका मतलब है कि आप वो प्रेशर को बेयर नहीं कर पा रहे जो प्रेशर आपने वहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट में बेयर करना है, बर्दाश्त करना है। तो ये तो हमें साफ नजर आ रहा है कि अगर हम कंपैरिजन करेंगे उसामा मीर का, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में, फ्रेंचाइज क्रिकेट में और अपनी जो PSL है उसमें इनकी इस साल जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग है। मगर क्या उन्होंने कॉरिस्पॉन्ड की, क्या कॉम्प्लीमेंट की अपनी इस परफॉर्मेंस को जो कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में देकर आए हैं? नो।
he has not been a good performer at the top level. अब मोहम्मद अली वेरी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 2 टेस्ट मैच खेले हुए हैं एंड ही इज बीइंग अ गुड परफॉर्मर। अच्छा खान साहब, अब अगर हम ओवरऑल देखें, पिच कंडीशन से शुरू हो जाएं, हम लॉजिस्टिक्स देख लें, हम ऑपरेशनल साइड देख लें, हम ओवरऑल क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देख लें, तो आप 100 में से इस लीग को एज कंपेयर टू बिग बैश, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, कैरेबियन लीग या जो दूसरी लीग्स हो रही हैं, इसको कहाँ प्लेस करेंगे? मुजाहिर साहब, ये मैं इस साल की जो PSL की आउटिंग है ना, उसमें जब देखूं तो ये चौथे या 5वें नंबर पर आता है। क्या वजह है कि हमने 3-4 शहरों तक हम कन्फाइंड रह गए हैं? मुझे लगता है कि मोहसिन रफी साहब इज ए गुड बिल्डर, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बड़ा शौक भी है, ज़ौक भी है, उनकी जस्तजू भी है। हर साल उनको एक इंटरनेशनल वेन्यू जो है उसको तैयार करना होगा। वो ग्वादर हो सकता है, वो हैदराबाद हो सकता है, वो सरगोदा हो सकता है, शेखुपुरा, सियालकोट या गुजरांवाला हो सकता है। बिसाइड दिस भावलपुर इज अ टेस्ट सेंटर। बताइए इस हवाले से उन पर क्या ऑनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके दिन में कोई और भी प्रायोरिटीज हैं? राजा साहब, जब तक आप 6 टीमों का होम एंड अवे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करेंगे, पेशावर जल्दी शुड प्ले इन पेशावर, कोयटा ग्लैडिएटर शुड प्ले इन कोयटा, जब तक वहां की लोकल जो क्राउड है उसकी एफिलिएशन आप नहीं हासिल करेंगे, तब तक आपकी ये लीग फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है ये कामयाब नहीं होगी। सियालकोट या फैसलाबाद, इन दोनों को आपको अपने लूप होल में लेना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना पड़ेगा, यहाँ पर ग्राउंडों को अपडेट करना पड़ेगा। आप सारी क्रिकेट साउथ में ले जाते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आप सारी क्रिकेट वहां खेलते हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा बिल्ड किया आपने, कौन सी आपने नई ग्राउंड बनाई, इवन न्याल स्टेडियम जो है इसका बड़ा वर्क कर दिया। अगर इस पर गौर फुटिंग पर काम ना हुआ तो ये आपका कभी कामयाब नहीं हो सके। एक और बात है कि अगले साल पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है और वो क्लैश कर जाएगी विद PSL, और इसके अलावा फिर ये चीजें सारी ऐसी हैं जिसमें बोर्ड को वहां काफी होशियारी से काम लेना होगा। लाहौर में जिस तरीके से ज्यादा मुश्किलात होती हैं, टीम की जो मूवमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन जो है फ्रॉम होटल टू गद्दाफी स्टेडियम, उसके हवाले से भी ऑल्टरनेट एक मैंने वो साबिक DG स्पोर्ट्स से बात की थी, वो फरमा रहे थे कि ऑलरेडी इस पर काम हुआ है, जगह मौजूद है मिस्टर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। हाँ साहब, उस पर भी काम होना चाहिए। बहरहाल आज आपने बड़ी जामे गुफ्तगू की और बहुत से ऐसे नुकात जिन पर हमारी नजर नहीं थी उस पर उसको भी पॉइंट आउट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजहर खान साहब। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब अजहर खान। हमारे मुल्क में नौजवान क्रिकेटर्स जो हैं और खासतौर पे एथलीट हैं वो माह रमजान में भी अपनी सरगर्मियां जारी रखते हैं। लाहौर जो कि पंजाब का दारुल हुकूमत है, स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा सेंटर है, हेडक्वार्टर है, जितनी भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो मुतहरिक रहती है माह रमजान में भी। और हॉकी और क्रिकेट के इवेंट्स काफी बड़े पैमाने पर खेले जाते हैं, टेलीवाइज भी होते हैं। खिलाड़ियों को माह रमजान में गजा का और एक्टिविटी का किस हद तक इस्तेमाल करना है, इस बारे में हम जरा एक मालूमाती गुफ्तगू पेश करते हैं। डॉक्टर सिकंदर जो मारूफ मालिज हैं, एक बड़े सरकारी अस्पताल में हम ओहदे पर फायद हैं, इनसे मालूम करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर सिकंदर इकराम, ये बताइए कि यंगस्टर जो हैं रोजा रख के किस हद तक अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं या बड़े मुकाबले भी खेलने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल असद भाई, जैसे आपने पहले ही बताया है कि माह रमजान में जो एक्टिविटीज हैं वो चल रही होती हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स के हवाले से, और एथलीट्स इसमें भी सरगर्मियां अपनी जारी रखे हुए होते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो 2 हैं। उसमें देखने वाली बात यह है कि इस वक्त जो लाहौर का मौसम है, स्पेशली लाहौर की बात कर रहा हूँ, तो लाहौर का मौसम बड़ा है और बड़ा अच्छा है, और अल्लाह ताला का मुकद्दस महीना भी इसी महीने में आ गया। तो इसमें अब वो ना गर्मी की शिद्दत है और ना सर्दी की उतनी तमाशत है, और इवन के स्मॉग और फॉग जो पिछले 2-3 महीनों में हमारा मसला था लाहौर में, वो भी तकरीबन खत्म है जी। तो माह रमजान की मुनासबत से सिर्फ 2 बातें यही करना चाहूंगा कि ये इस तरह बेहतरीन मौसम और बेहतरीन वक्त में आया है तो इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। एथलीट्स अपनी जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में भी मेंटेन कर सकते हैं, सिर्फ उसमें डाइट का थोड़ा सा इशू है कि हमें डाइट को कैसे लेना है प्रॉपरली, ताकि सहरी और अफ्तारी के अंदर स्पेशली एथलीट्स जो हैं
वो अपनी डाइट को मुतवाज़न कैसे रख सकते हैं? कुछ मुकाबले तो रात को होते हैं अफ्तारी के बाद, वो मुतमीन बाद जो बड़े मुकाबले में तो बड़ा एहतमाम करते हैं अफ्तारी का भी, और बाद तो सहरी का भी करते हैं। तो जो एथलीट्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको किस किस्म की गजा, ये जो समोसे या पकौड़ों के बारे में बाद मंफी खबरें भी आती हैं, बाद मसरत भी आती हैं, कितना कुछ खा लेना चाहिए और कितना कुछ नहीं खाना चाहिए? जी बिल्कुल, वो तो एक नॉर्मल इंसान के लिए भी, जैसे अब पहले हम डिस्कस करते रहते हैं और तिब्बी माहिरीन बताते रहते हैं कि एक नॉर्मल इंसान के लिए भी वो चीजें मुनासिब नहीं है जो अफ्तारी में एकदम हम अफ्तारी करने के फौरन बाद हम इस्तेमाल करते हैं, जिनमें तली हुई चीजें हैं, समोसे हैं, पकौड़े हैं। वो वैसे भी डाइट के लिए इतनी कैपेबल, वो एडजस्टेबल नहीं होती, और स्पेशली रोजों में जब आपने फास्टिंग की हो और मैदे को 12 घंटे के करीब खाली रखा हो और उसके बाद फौरन आप चिकनी और तली हुई चीजें उसमें मैदे में आप डंप कर दें, तो वो उसके हाजमे में काफी मुश्किल पेश आती है। तो और ऊपर से एथलीट होने के लिए तो फिर आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा। तो मेरा तो मशवरा यही है कि एकदम शुगर ज्यादा करने वाले और एकदम चीजें जो आपके फौरन मैदे के अंदर जाके डिजोल्व हो और वो आपको ब्लड शुगर लेवल बढ़ा दें, वो कम से कम इस्तेमाल करनी। अच्छा, ये वो कौन सी चीज हो सकती है? उसमें क्या मिठाई हो सकती है? बिल्कुल, उसमें लाल रंग के शरबत जो हम अक्सर अपने अफ्तारी में रखे होते हैं हमने, और उनकी एडवर्टाइजमेंट भी माशाल्लाह बहुत चल रहे होते हैं। फिजी ड्रिंक्स, ऑल टाइप्स ऑफ फिजी ड्रिंक्स, जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स शामिल है, ठीक है, वो और लाल शरबत। हमें सादा पानी, जो कि हमारी सुन्नत भी है और एक बेहतरीन कंटेंट है पानी का, जो कि हमारी बॉडी को नेचुरल वाटर चाहिए होता है, तो पानी और खजूर का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को रैंडमली तेज नहीं करती। इट विल गेट, ये डिजेशन अब्जॉर्प्शन टाइम लेती है और उसके बाद एक थोड़े से लेवल के बाद जाके आपकी शुगर को मेंटेन करती है। तो ये वही सुन्नत जो अल्लाह ताला ने हमारे रसूल और हमारे मजहब में भी बताया है। तो पानी और खजूर से रोजा इफ्तार करना चाहिए, और उसके बाद जो आपकी प्रोटीन इनटेक है वो बेहतर होनी चाहिए। एक हॉकी का खिलाड़ी है, वॉलीबॉल का खिलाड़ी है, या एथलीट है, या क्रिकेटर है, क्या कुछ जब भागने से पहले या बैटिंग करने या बॉलिंग करने या मैदान में उतरने से पहले उसको कितना अर्सा पहले जो अपना जो अफ्तारी है, अफ्तारी द्वारा उसका मखसूस वक्त है या डिनर भी है, उसको खत्म कर लेना चाहिए? जी, उसमें यही है कि ज्यादातर जो इस वक्त मौसम का मैंने पहले भी जिक्र किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो मुंतजमीन होते हैं वो भी यूजुअली इस मौसम में या थोड़े से इसके बाद आने वाले गर्मियों के मौसम में प्रेफर यही वो किया जाता है कि टूर्नामेंट को अफ्तारी के बाद रखा जाए। तो उस वक्त तो उसमें यही है कि अफ्तारी एक आप मुतदल तरीके से करें, और उसके बाद अगर आप बैटिंग या कोई भी स्पोर्ट्स में जो फिजिकल एक्टिविटी डिमांड कर रही है, अगर आप स्पेशली आउटडोर स्पोर्ट्स की बात करें, क्रिकेट की करें, हॉकी की करें, तो उसके अंदर थोड़ा सा मुतदल खाना लें, ताकि उसकी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा 1-1.5 घंटा 2 घंटे लगते हैं। तो वो आपका टाइम पीरियड है कि आप 1-1.5 घंटे के बाद अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर लें। बीच में अगर आपको ब्रेक मिलती है 9, 9:30, 10 बजे, तो थोड़ा सा कोई और स्नैक आप उस वक्त ले सकते हैं। डॉक्टर सिकंदर इकराम, लाहौर में खास तौर पे 2 बड़े इवेंट होते हैं। एक तो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब एक हॉकी का बहुत बड़ा इवेंट कराता है, उसको भी गुजारा वो भी तवक्को है कि होगा। फिर जा बजा और एक बड़ा इवेंट लाहौर में होता है, वो डिफेंस में होता है, 2-3 बल्कि होते हैं, 2 इवेंट होते हैं क्रिकेट के वहां पर माह रमजान में। तो ये एक बड़ी मालूमाती गुफ्तगू है मेरा ख्याल में खिलाड़ियों को और मुंतजमीन को, और अब तो टीम के साथ एक सतह पर फिजियो भी होते हैं, तो उनके लिए ये जो आपकी जितनी भी तजावीज है वो काबिल अमल है। हम तवक्को करते हैं कि खिलाड़ी भी और जो फिजियो टीम के साथ हैं वो आपकी जो मशवरे हैं उन पर अमल करेंगे और अपने आप को चाको चबंद रखेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द गेम ड्यूरिंग रमजान। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिकंदर इकराम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर सिकंदर इकराम। सामान्य कराम, रस्सा कशी यानी टग ऑफ वॉर एक मकबूल आम खेल रहा है। हो सकता है आप में से अक्सर लोगों ने इसको देखा हो, मैंने भी देखा है, और मैंने इसको पहली मरतबा देखा था जहां पर ये यूनिवर्सल क्रिकेट ग्राउंड है लाहौर में, नाच का जिसे कहते हैं, वहां पर कुछ मोटे ताजे लोग जो है वो टग ऑफ वॉर यानी रस्सा कशी के खेल में हिस्सा ले रहे थे और तो लग रहा था। इस वक्त सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान में इस खेल के हवाले से क्या है, इसकी तारीख क्या है, हमारे साथ मौजूद है जनाब जमीर राना साहब, जो कि पाकिस्तान टग ऑफ वॉर फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल है, और इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया और एशिया की जो बॉडी है उसके भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। जनाब ये बताइए जमीर राना साहब कि ये टग ऑफ वॉर है इस वक्त मुल्क में खेल के हवाले से पहले बताइए क्या सूरत हाल है, और फिर उससे पहले आप इस खेल का पस मंजर भी बता दीजिए। इस गेम को मैंने 1986 में मैंने जिसको ज्वाइन किया था इस गेम को, क्योंकि ये गेम एक्चुअली इट वाज अ पार्ट ऑफ द ओलंपिक गेम, वर्ल्ड की ओलंपिक गेम में, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड वार 2 वर्ल्ड वार में यूरोप के अंदर
और दूसरी वर्ल्ड वार के बाद बड़ी डिस्ट्रक्शन हो गई, तो उसके बाद यूरोप के अंदर जो मैन पावर बहुत कम हो गई, और जो फौरन उसके बाद वर्ल्ड वार के बाद जो नेशनल गेम ओलंपिक गेम हुई, कुछ गेमों ने उसको एलिमिनेट कर दिया, जिसमें से ये टग ऑफ वार भी थी, टेनिस भी थी, और 2-4 गेमें थी, उन्होंने इसको एलिमिनेट कर दिया क्योंकि हाँ बंदे मिलते नहीं थे। लेकिन उसके बाद ये गेम जो थी, जो कि ये गेम अरसा दराज से ओरिजिनल, अगर आप पिरामिड में भी चले जाए अपना म्यूजियम में, तो वहां भी इसके निशानात मिलते हैं, रस्सा पुलिंग के उसके जो है। गेम बहुत पुरानी थी, लेकिन जब यूरोप के अंदर डिस्ट्रक्शन हो गई तो ये गेम खत्म हो गई। तो उसके बाद उन्होंने सोचा यूरोप वालों ने कि ये गेम तो ठीक है, ओलंपिक में तो नहीं है ये, लेकिन इसको हम इसको जारी रखें। उन्होंने फिर अपनी नेशनल फेडरेशन यूरोप में बना ली, तो गेम को वो खेलते रहे, और उसके बाद वो उन्होंने कोशिश की कि इसको ओलंपिक में आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको इंट्रोडक्शन, इसको दोबारा री एंट्री के लिए क्या किया जाए। ठीक, अच्छा ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब मुझे ये बताइए कि हम ये देख रहे हैं कि नेशनल गेम्स होती हैं, क्या उसमें टग ऑफ वार खेली जाती है? हाँ बिल्कुल, तो पार्ट ऑफ द नेशनल गेम। बट पाकिस्तान के अंदर जो पार्टिसिपेंट हैं टीम, उससे मैं नाम बताता हूँ जी। पाकिस्तान रेलवे है, पाकिस्तान पुलिस है, पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान वापडा है, HEC है, हायर एजुकेशन है, उसके बाद प्रोविंसेस हैं, KPK है, सिंध है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, ये सारे। अब हमने कुछ और फेडरेशन को भी क्रिएशन दी है, इस्लामाबाद को हमने दी है, कोटा को दी है, आजाद कश्मीर को हमने दे रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं इसका इन्वॉल्वमेंट जो है, क्योंकि ये गेम मुझे पता लगे बड़ी सस्ती गेम है। एक रस्सा सुबह को जो बच्चों हमने तो लिख के भी भेजा कि अच्छा ये बताएं कि इतना जोर लगता है, क्या ये रस्सा जो है टग ऑफ वार में, रस्सा कशी में कोई खास किस्म की इसमें बनावट होती है इसकी मजबूती के हवाले से? नहीं, यही होता है, ये अपना जो है जूट का होता है अपना नॉर्मली, लेकिन इसकी गुलाई जो है 10 सेंटीमीटर होती है, और गुलाई उसकी 10 सेंटीमीटर, ताकि गिरफ्त हाथ के अंदर गिरफ्त आ जाए, ज्यादा मोटा नहीं होता ये। और उसकी जो है लेंथ जो है वो 100 अपना गज होती है। अच्छा आप जरा इसके रूल ऑफ द गेम जरा बताइए कि ये कितने कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, दौरानिया कितना होता है? उसके अंदर जी 10 प्लेयर होते हैं, लेकिन पुलिंग जो करते हैं वो 8 बंदे करते हैं, 2 बंदे रिजर्व होते हैं। इन केस कोई बंदा इंजर्ड हो जाए तो उसको प्लेस किया जाता है, वो 2 बंदे बाहर बैठे होते हैं, और 8 एक तरफ 8 दूसरी तरफ, ये रस्सा खेलते हैं। किसी वजह होता है, किसी का मसल पुल हो जाता है, किसी का 3 पुल होते हैं इसके अंदर, ठीक यानी, और उसमें से 2 पुल जीत जाता है, वो विनर हो जाता है। अगर एक पुल एक ने जीता है, दूसरा पुल दूसरी ने जीता, फिर तीसरा पुल होता है, उसके ऊपर फिर डिसीजन होता है उसके ऊपर जाके। अच्छा ये बताएं, अब अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इदारों की टीमें भी हैं, ये इसको जरा मेरे ख्याल में थोड़ा टेलीविजन गेम और फिर रेडियो ब्रॉडकास्ट इसके हवाले से होनी चाहिए, या जो आपकी फेडरेशन बड़ी अच्छे से हो रही है। ये तो अपना जनरल जियाउल हक के बाद क्या हो रहा चल रहा है। अच्छा पेशावर में हुई थी गेम, जनरल जियाउल हक साहब भी हमारे मेहमाने थे, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया इसको। वहाँ पे अपना कबड्डी भी थी, ये भी थी, तो वो फिर आर्मी भी उसके बाद उसने ज्वाइन कर लिया, उन्होंने भी टीम बनाई। और इस वक्त जो मेजर टीम पाकिस्तान के अंदर है, जो हमारी नेशनल गेम के अंदर जो विन करती हैं, वो 3 टीमें हैं, आर्मी की टीम है, वापडा की टीम है, और रेलवे की टीम। जमील राणा साहब कि अक्सर जो फेडरेशन और एसोसिएशन हैं वो फंड्स का रोना रोती रहती हैं, टग ऑफ वार जो है ये इतनी प्रोफेशनल खेल नहीं है। आपकी फेडरेशन के माली मामलात सूरत हाल क्या है? हाँ जी, बड़ा आपने ना पॉइंट जो है, बड़ा अच्छे सीरियस पॉइंट आपने बताया है। ये देखिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इस्लामाबाद जो कंट्रोल करता है, फैसिलिटेट करता है सारी गेमों को, ओलंपिक को भी, लेकिन ये हमारी गेम को फैसिलिटेट नहीं करता। वो कहते हैं कि जब तक ये ओलंपिक गेम का हिस्सा नहीं बनेगी, हम आपको फंड नहीं देंगे ये। और हम अपनी तौर के ऊपर अपनी जेब के हिस्से, अपनी पर्सनल कंट्रीब्यूशन से इस गेम को मैं चला रहा हूँ। और उसके लिए जो हमारी फीस है, इंटरनेशनल फीस जो है
350 pound every year goes to the international जो है फीस के अंदर मिल जाते हैं, ताकि हम स्टैंड गुड स्टैंडिंग वर्ल्ड के अंदर जब हम टीमें लेके जाते हैं तो वहाँ पे हमारा जो है ना वो क्लीन होना चाहिए रिकॉर्ड कि हमने पेमेंट सारी की हुई है तो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी जो कोशिश है ये आप ये समझ लें कि ये जैसे वन मैन शो। लेकिन अब इसमें मुझे बताइए जमील राना साहब, आप तो बड़े बड़े तल्लुकात है शख्सियात से आपकी, जो खेलों के दलदादा भी हैं, खिलाड़ी भी रहे हैं, तो आप जरा कुछ करके कोई उनसे इस किस्म का सिलसिला करवा लें कि आपको एनुअल ग्रांट मिलना शुरू हो जाए। वो ये है कि इस गेम को ऊपर जी बात से नहीं है, जिसकी बात हुई है ना कि रस्सा कैसी, तो वो कहते हैं कि यार ये क्या गेम है यार, इसका तो पॉइंट नहीं है, हॉकी है, क्रिकेट है, जिसको तो लोग देखते हैं। लेकिन ये है कि जब तक वो यही कहते हैं कि यार परमानेंट गेम नहीं, ये परमानेंट गेम नहीं है ये, तो जब ये ओलंपिक में आ जाएगी तो वो उसके बाद फिर हमें जो है इंशाल्लाह वो फंड मिलने की। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इसको ओलंपिक तक ले जाऊं, जिससे कि ओलंपिक में आ जाएगी तो हमारे फाइनेंशियल जो है हमारी मुश्किलात वो सारी दूर हो जाएंगी। लेकिन इवन देन नाउ एट द मोमेंट मैंने इस फेडरेशन को कभी इसको मैंने मुश्किलात नहीं डाला, सारे खर्चात इसके हम पूरे कर रहे हैं। नहीं, ये बड़ी राणा साहब ये बड़ी दिलचस्प खेल है। मैं अक्सर जो कॉलेजेस के एनुअल स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं उसमें देखता हूँ कि इसमें खवातीन भी और मर्द भी जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो ये है ना ठीक है, आप यही कह रहे हैं ये जो अब जो पंजाब जो सूबों में गेमें होती है ना, इंटर प्रोविंशियल गेम जो होती है उसके अंदर जो है जो सूबे जो हैं वो भी इस गेम को अपने गेमों में डालते हैं और उसके अंदर वो हमें अपने अपने सूबा जो है वो अपने अपने प्लेयर को किटें भी देता है, उनके लिए ट्रैवलिंग के लिए उनको फंड भी देता है। अगर पेशावर में है या कराची में है तो वो अपनी टीमों को आने जाने का नक्शा देते हैं। ये बात हो गई आपकी। तो बहुत जनाब आपने दिलचस्प बातें की जमील राना साहब, और हम तो करते हैं, दुआ करते हैं कि जो टग ऑफ वार है यानी रस्सा कशी जो है तो आपकी कोर्स में से ओलंपिक्स का हिस्सा बनेगी। और इन तो पाकिस्तान का ये रस्सा कशी एसोसिएशन या टग ऑफ वार फेडरेशन है, इसके माली मामला भी बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगे आपकी कोशिशों की वजह से। अब हम जा रहे हैं जी अपना सितंबर में ना, हमने जाना है कि शंकल हिंदुस्तान से वहाँ पे इन्विटेशन आई है हमें, वहाँ पे वर्ल्ड गेम हो रही है, हमें इन्विटेशन आ गई है और हम उसकी तैयारी में है। अच्छा, अब ये आखिर में बता दीजिए कि आपकी फेडरेशन का सदर दफ्तर कहाँ पर है? नहीं, सदर दफ्तर ये देखें बात में, ये मैंने पहले कहा ना कि ये हमारा बॉडी तो हमने बनाई हुई है, लेकिन वो जो बॉडी ऊपर वाले है ना ये वो साइलेंट है सारे, क्योंकि फाइनेंस जो है वो तो करता नहीं है बंदा। नहीं, आपकी फेडरेशन का अकाउंट्स हैं बैंक में? रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन? कोई अकाउंट नहीं, बैंक में अकाउंट भी नहीं है हमारे। जो किया जेब से करके खत्म कर दिया, बल्कि हमारी बेगमात हमसे नाराज रहती है कि ये आदमी क्या करते हैं अपना। मेरा तो कुदरती बात है, जब ऐसे काम करेंगे तो फिर डांट तो पड़ेगी। साहब बेगम से कहा, मैंने कहा ये काम के बच्चे हैं, इनकी दुआएं बात लेते हैं ना अल्लाह ताला है इनकी दुआओं से, लेकिन बच्चे बड़े खुश हैं। बाकी ये जो ना ये अपना हमारे जो अपना सर्विस डिपार्टमेंट है, आर्मी, पुलिस, वापदा, रेलवे, इनके बच्चे जो है जब ये खेलते हैं ना मैच, तो जो विनर होता है ना जी, जो मेडल विनर होते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, वो जीतने के बाद उनको वहाँ पे प्रमोशन मिलती है, आप ऊपर जाते हैं। उस नाते भी वो जो है ना ये चारों जो है ना ये सर्विस डिपार्टमेंट ये कोशिश देते हैं कि ये गेम जो है ना ये चलती रहे ताकि हमारी प्रमोशन होती रहे उसके अंदर, और मैं मिलती भी है प्रमोशन। बहुत शुक्रिया जनाब जमील राना साहब। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब जमील राना साहब। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा सदरी खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे शाहरुख फखर, जबकि मुंसमे आला हैं जनाब हिफ्जुर रहमान।